अस्सलामुअलैकुम डियर स्टूडेंट्स। जैसे आप जानते हो पिछले कुछ दिनों से हम लॉज ऑफ मोशन का चैप्टर डिस्कस कर रहे हैं। इसमें से हमने बहुत सारे टॉपिक्स डिस्कस किए हैं, लाइक कंसेप्ट ऑफ फोर्स, कंसेप्ट ऑफ इनर्शिया, लॉज ऑफ मोशन, कंसेप्ट ऑफ लीनियर मोमेंटम, कंसेप्ट ऑफ कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम, इम्पल्स, इम्पल्सिव फोर्स, फर्स्ट लॉ, सेकंड लॉ, थर्ड लॉ, ठीक है ना। फिर इक्विलिब्रियम ऑफ कंकरेंट फोर्स भी हमने डिस्कस किया, उसके साथ थोड़ा सा टच मैंने किया था सीरो फोर्स, ठीक है। इसी तरह से इससे पहले भी हमने प्रोजेक्टाइल मोशन हमने डिस्कस की है, या एक्सेलरेटेड मोशन ऑफ ए बॉडी डिस्कस की है, या लीनियर मोशन, ठीक है। इसी तरह से यूनिफॉर्म लीनियर मोशन, यूनिफॉर्म एक्सेलरेटेड मोशन, ठीक है। तो नॉन यूनिफॉर्म मोशन, ये सब कुछ हमने जब डिस्कस किया, जब भी हमने मोशन किसी ऑब्जेक्ट की मोशन हमने स्टडी की, लॉज ऑफ मोशन हमने डिस्कस किया, वहां पे एक इम्पॉर्टेंट एक फोर्स है, टाइप ऑफ फोर्स जो हमने इग्नोर कर दिया, जो हमने डिस्कस नहीं किया, जो हमने टच नहीं किया, या हमने कहा कि वो उसका इफेक्ट बहुत कम है और उसको नेग्लेक्ट कर दिया, ठीक है ना। उसका इफेक्ट कहीं पे ज्यादा होता है, कहीं पे कम होता है, ठीक है, मगर होता जरूर है, ठीक है। तो वो हर जगह पे होता है और वो बहुत जरूरी भी है, ठीक है। तो वो फोर्स क्या है? वो फोर्स है फोर्स ऑफ फ्रिक्शन, ठीक है। हर जगह पे मौजूद है फोर्स ऑफ फ्रिक्शन, जहां पे भी मोशन होगी, रिलेटिव मोशन होगी, वहां पे फोर्स ऑफ फ्रिक्शन मौजूद होता है। ये हमने इग्नोर कर दिया, इसको हमने एज्यूम किया, मान लीजिए इट इज, हमने इसको नेग्लेक्ट किया, मान लीजिए है ही नहीं, अगर वो हर जगह पे मौजूद होता है, ठीक है ना। फोर्स ऑफ फ्रिक्शन अब कहीं पे कम होता है, कहीं पे ज्यादा। इस फोर्स ऑफ फ्रिक्शन को क्या हम मिनिमाइज कर सकते हैं? वी कैन मिनिमाइज दिस फोर्स ऑफ फ्रिक्शन, बट वी कांट एलिमिनेट इट। हम इसको जीरो नहीं कर सकते, ठीक है ना। वी कैन मिनिमाइज इट बाय, बट वी कांट मेक इट जीरो। इज दिस क्लियर टू यू? इसको एलिमिनेट नहीं कर सकते, मिनिमाइज कर सकते हैं। ओके, तो यही कंसेप्ट है, कंसेप्ट ऑफ फोर्स ऑफ फ्रिक्शन। आज का टॉपिक है, आज हम यही फोर्स ऑफ फ्रिक्शन जो हमने इग्नोर किया था आज तक, यही आज हम डिस्कस करेंगे। ये फोर्स ऑफ फ्रिक्शन है क्या? इज दिस क्लियर टू यू? ओके, लेट अस स्टार्ट। ये जो फोर्स ऑफ फ्रिक्शन है ना, इट इज इनविजिबल फोर्स, इनविजिबल फोर्स। इनविजिबल फोर्स मैंने वर्ड यहाँ पे यूज किया, इसका मतलब ये हमारी जहन में नहीं होता है। ये फोर्स ऑफ फ्रिक्शन यानी हम किसी बॉडी पर फोर्स अप्लाई करते हैं, वो मूव करती है, फिर हमें पता नहीं है ये कहां से आता है। इट्स इनविजिबल फोर्स, ठीक है ना। इसलिए हम इसको पहले हम इनविजिबल फोर्स कहते हैं, ठीक है। चलिए, इट्स एन इनविजिबल फोर्स, यानी कि हम अपनी मर्जी से अप्लाई नहीं करते, खुद ब खुद अराइज होता है, ठीक है। So let us try to see what is this invisible force, force of friction. So we will start with Newton's first law of motion. Newton's first law of motion. So what is Newton's first law of motion? चलिए यहाँ से स्टार्ट करते हैं, न्यूटन्स फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन से स्टार्ट करते हैं। यहाँ पे ट्रेल में डिस्कस किया। एज यू नो दैट न्यूटन्स फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन consists, it has two parts. It has two parts. Number one is about a body at rest. एक जो first part है, it is about the body at rest, and the second part is about body in uniform motion. Uniform motion. फर्स्ट पार्ट इज अबाउट बॉडी एट रेस्ट, सेकंड पार्ट इज अबाउट बॉडी इन यूनिफॉर्म मोशन। तो क्या कहता है फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन? अगर बॉडी रेस्ट पे होगी उसके लिए क्या कहता है? इट कंटिन्यूज टू बी एट रेस्ट। अगर ये रेस्ट पे है तो ये कंटिन्यूसली रेस्ट पे ही रहेगी, ठीक है। कब तक? जब तक कि इस पर कोई एक्सटर्नल फोर्स अप्लाई ना हो जाए। ये net external force acting on it is zero. जब तक इस पर कोई भी नेट एक्सटर्नल फोर्स एक्ट न करे, तब तक ये बॉडी रेस्ट पे रहेगी। अगर ये रेस्ट पे है, ये रेस्ट पे ही रहेगी, ठीक है। आई बिलीव इट, ठीक है ना। आई एग्री विद दिस स्टेटमेंट, इसके साथ मैं एग्री कर रहा हूं, आप भी एग्री कर रहे हो। कैसे? अगर टेबल है, अगर हम इस टेबल पर कोई ऑब्जेक्ट रखेंगे, कोई पेन रखेंगे, ठीक है, या बुक रखेंगे ऑन द टेबल,
ऑन द टॉप ऑफ दिस टेबल टॉप पे हम रखेंगे बुक यहाँ पे, ठीक है, इस तरह से। ये बुक रखी है हमने, ये यहाँ पे हमने बुक रख दी इस पर। ओके, ये टेबल पर हमने रख दी बुक। अगर यहाँ पे रख दी हमने, ये तो रेस्ट पे है, ये कंटिन्यूस रेस्ट पे ही रहेगी। 2 दिन के बाद आएगी तब ये रेस्ट पे होगी। ये तब तक यहाँ पे ही रहेगी, रेस्ट पे ही रहेगी, जब तक कि इस पर कोई एक्सटर्नल फोर्स हम अप्लाई ना करें, ठीक है ना। ऐसा तो हम रोजमर्रा जिंदगी में तो यही देखते हैं ना, ठीक है। सो वी एग्री विद दिस फर्स्ट पार्ट ऑफ दिस न्यूटन्स फर्स्ट लॉ, ठीक है ना। न्यूटन्स फर्स्ट लॉ का जो पहला पार्ट है इससे हम एग्री करते हैं, ठीक है ना, फुल्ली। ओके, अब देखते हैं सेकंड पार्ट इसका। सेकंड पार्ट कहता है, इफ अ बॉडी इज इन यूनिफॉर्म मोशन, इफ इट इज मूविंग विद कांस्टेंट वेलोसिटी along a straight track, it will continuously move with the same velocity along the same straight track. ये continuously move करेगा इसी velocity से, it continues to move with, yeah, in short we can write it like this, it continues to be in, it is uniform मोशन। ये इस यूनिफॉर्म मोशन में कंटिन्यूसली रहेगा, यानी कि इसकी वेलोसिटी चेंज नहीं होगी, न इसकी वेलोसिटी इंक्रीज होगी न इसकी वेलोसिटी डिक्रीज होगी, न इसकी वेलोसिटी का डायरेक्शन चेंज हो जाएगा। यानी कि ऐसा नहीं है ये पहले इस तरह से जा रही थी, खुद ब खुद ये लेफ्ट जाएगी राइट जाएगी, ऐसा नहीं है। ऐसा कब तक होगा, जब तक कि इस पर कोई एक्सटर्नल फोर्स हम अप्लाई न करें। जब तक एक्सटर्नल फोर्स इस पर 0 होगा, नेट एक्सटर्नल फोर्स जब तक इस बॉडी पर 0 होगा, अगर ये मूव कर रही है ये कंटिन्यूसली मूव करेगी। Is this clear to you? Okay. तो अब देखो यहाँ पे, अब अगर हम in our daily life what we see the things we see the things otherwise, ठीक है ना। अब हम अपनी लाइफ में देखते हैं, डेली लाइफ में हम ऐसा नहीं देखते। अगर बॉडी कोई मूव कर रही है, ये हम देखते हैं कि वो खुद ब खुद रेस्ट पे आ जाती है, ऐसा, ठीक है ना। ऐसा सो इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब ये हुआ कि न्यूटन्स फर्स्ट लॉ फेल हुआ। सो व्हाट आई मीन टू से, एक फुटबॉल है तो हम इसको किक मारेंगे, जी हम इसको किक मारेंगे, सो व्हाट विल हैपन, इट विल कवर सर्टेन डिस्टेंस, आफ्टर कवरिंग सर्टेन डिस्टेंस देन इट विल कम टू रेस्ट, ठीक है ना। हमें तो ये लग रहा है कि ये खुद ब खुद रेस्ट पे आ गई, पर फर्स्ट लॉ क्या कह रहा है, अगर बॉडी मोशन में आ गई विद सम अभी हम विद सम वेलोसिटी मूव कर रही है, तो ये कंटिन्यूसली मोशन में ही रहनी चाहिए, कंटिन्यूसली मूव करनी चाहिए विद द सेम वेलोसिटी, ये खुद ब खुद रेस्ट पे नहीं आनी चाहिए, ठीक है। यही फर्स्ट लॉ कहता है हमारे इन आवर डेली लाइफ वी ऑब्जर्व द थिंग्स अदरवाइज, ठीक है। तो अदरवाइज लग रहा है हमें क्या, बॉडी अगर चल रही है तो वो खुद ब खुद रुक रही है। तो इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब ये हुआ कि न्यूटन फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन जो है वो फेल हो रहा है, ठीक है ना। तो ऐसा नहीं है, न्यूटन फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन फेल नहीं हो रहा। तो फिर क्या है, क्या वजह है, अगर बॉडी एक मूव कर रही है, एक फुटबॉल है यहाँ पे, हमने इसको यहाँ से लात मारी है, किक मारी है, तो इट विल मूव कंटिन्यूसली, इट विल रोल ओवर द सरफेस ऑफ अर्थ एंड देन फाइनली आफ्टर कवरिंग सर्टेन डिस्टेंस देन कम्स टू रेस्ट। यहाँ पे रेस्ट पे आ गई, ठीक है, यहाँ से मूव कर रही है, यहाँ से यहाँ पे, तो यहाँ पे रेस्ट कर रही है, रेस्ट पे आ रही है। तो दिस इज द डिस्टेंस कवर्ड बाय द बॉडी, ठीक है ना, आफ्टर कमिंग टू रेस्ट। यहाँ पे कोई हमने एक्सटर्नल फोर्स अप्लाई नहीं किया, हमें लगा ये खुद ब खुद रेस्ट पे आ रही है, क्योंकि हमने कोई एक्सटर्नल फोर्स अप्लाई ही नहीं किया। तो इसका मतलब क्या हुआ, न्यूटन्स फर्स्ट लॉ फेल हुआ? नहीं, ऐसा बिल्कुल नहीं। न्यूटन्स फर्स्ट लॉ सही है, ये फेल नहीं हुआ, न न्यूटन्स फर्स्ट लॉ फेल हो जाएगा न न्यूटन्स सेकंड लॉ फेल हो रहा है यहाँ पे। इज क्लियर टू यू? अकॉर्डिंग न्यूटन्स लॉ, इफ इट कम्स टू रेस्ट, सो इट मीन्स दैट देयर मस्ट बी सम इनविजिबल फोर्स, opposing force, invisible opposing force that opposes the motion of what? Motion of the body. Is this clear to you? So यहाँ पे अगर हम ग्राफ प्लॉट करेंगे, इस तरह से मैं दिखा दूंगा। अब यहाँ पे बाल है जो हमने किक मारी, तो इनिशियली इसकी वेलोसिटी रैपिडली इंक्रीज हो जाएगी और उसके बाद इसकी वेलोसिटी कंटिन्यूसली डिक्रीज हो जाएगी जब तक ये रेस्ट पे ना आ जाए। इफ वी प्लॉट ग्राफ बिटवीन वेलोसिटी, यहाँ से वेलोसिटी ले लेंगे,
यहां से ले लेंगे टाइम, ठीक है। तो इनिशियली इट्स वेलोसिटी विल इंक्रीज अब्रप्टली लाइक दिस and then its velocity decreases continuously and finally becomes zero after certain time, certain interval of time, ठीक है। Suppose at a particular step time यहाँ पे it comes to rest. It is always said that इसकी velocity पहले abruptly increase हो रही है जब हम इस पे लात मारते हैं, ठीक है ना। Is it clear? ये velocity increase हो रही है abrupt, there is abrupt increase, यहाँ तक increase हो रही है, ठीक है ना। This is called time of impact. जो टाइम यहाँ से यहाँ तक लगा इसको कहते हैं time of impact. During the time of impact, its velocity increases continuously. Is this clear to you? And after that, तो उसके बाद क्या हो रहा है, ठीक है। उसके बाद इसकी velocity continuously decrease हो रही है, and then finally comes to rest after covering certain distance. कुछ distance cover करने के बाद, ठीक है। तो इसकी velocity vary हो रही है, decrease हो रही है। इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब ये हुआ there must be some invisible force that is acting on the body in opposite direction. अगर बॉडी यहां से जा रही है तो वहां से अपोजिंग फोर्स, क्योंकि अपोजिंग फोर्स ही वेलोसिटी को डिक्रीज करेगा। अगर बॉडी यहां से जा रही है, अगर इसकी वेलोसिटी डिक्रीज हो रही है तो इसका मतलब है अपोजिट डायरेक्शन में कोई ना कोई फोर्स पे एक्ट कर रहा है जो इसकी वेलोसिटी डिक्रीज कर रहा है, तो एंड ब्रिंग्स द बॉडी टू रेस्ट। इज दिस क्लियर टू? एंड दैट इनविजिबल फोर्स देयर मस्ट बी सम, सो इट मींस दैट अकॉर्डिंग टू फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन देयर मस्ट बी सम इनविजिबल फोर्स, इनविजिबल अपोजिंग फोर्स that comes into play, which opposes the motion of the body, which brings the body to rest. Is this clear to you? And that force is called force of friction. उसी को हम कहते हैं force of friction. Is this clear? So what is force of friction? So force of friction कब आता है? यहाँ पे देखिए, पहले हमने बॉडी को रखा था कहाँ पे? टेबल पे, रेस्ट पे हमने रखा था, यहाँ पे एक ब्लॉक रखा था हमने रेस्ट पे, ठीक है। तो ये रेस्ट पे ही रहता है कंटिन्यूअसली जब तक हम कोई एक्सटर्नल फोर्स इस पर अप्लाई नहीं करते हैं, जैसे कि पहला पार्ट बता रहा है, ठीक है। तो यहाँ पे कोई भी जो भी इस पे फोर्स एक्ट कर रहे हैं वो बैलेंस हो रहे हैं, यानी कि वेट, रिएक्शन वगैरह, ठीक है। तो वो इस पे एक्शन रिएक्शन सब कुछ ये हो रहा है, ये बैलेंस हो रहा है। दिस वेट इज सपोर्टेड बाय द टेबल, ओके। अब ये जब कोशिश कर रहे हैं मूव करने की, ये एक ही जगह रुका है, तो यहाँ पे इस पे कोई फोर्स ऑफ फ्रिक्शन एक्ट नहीं कर रहा होगा। जो ये मूव कर रहा है, जब ये मोशन में आ रहा है, उसी वक्त फोर्स ऑफ फ्रिक्शन अराइज होता है। जब बॉडी रेस्ट पे होगी, जब ये मूव नहीं कर रही होगी, उस वक्त कोई फ्रिक्शन नहीं होता है। फोर्स ऑफ फ्रिक्शन कब होता है? जब बॉडी मूव कर रही होगी, when the body actually moves over the surface of another body, and force of friction comes into play. So what is the force of friction? तो force of friction क्या है? Force of friction is an opposing force, and opposing force that comes into play when one body actually moves over the surface of another. So force of friction क्या है? It is an opposing force that comes into play when one body actually moves over the surface of another body. ओके, जब एक बॉडी मूव करेगी ओवर द सरफेस ऑफ अनदर बॉडी, तभी जाके एक अपोजिंग फोर्स अराइज होता है। दैट अपोजिंग फोर्स इज कॉल्ड फोर्स ऑफ फ्रिक्शन। अब इस अपोजिंग फोर्स का काम क्या है? इट अपोज द मोशन ऑफ द बॉडी, इट अपोज द मोशन। कौन सी मोशन? अब देखिए, व्हेन वन बॉडी मूव्स ओवर द सरफेस ऑफ अनदर बॉडी, सो देयर इज रिलेटिव मोशन बिटवीन द टू बॉडीज इन कंटैक्ट। देयर इज रिलेटिव मोशन, ठीक है ना। देयर इज रिलेटिव वेलोसिटी बिटवीन द टू बॉडीज इन कंटैक्ट। अब ये जो अपोजिंग फोर्स है, फोर्स ऑफ फ्रिक्शन है, इसको हम कहते हैं अपोजिंग फोर्स। इट अपोजेस दिस रिलेटिव मोशन बिटवीन द टू बॉडीज इन कंटैक्ट। तो यहाँ पे लिखेंगे इट impedes or opposes or destroys the relative motion between the two bodies
in contact, relative motion between them, in short. Is this clear? Okay. तो इसका काम है, एक ही काम है इसका, to destroy the relative motion, to destroy the relative velocity between the two bodies in contact. ठीक है? Okay. जब जो उनकी दरमियान रिलेटिव वेलोसिटी होगी उसको ये हमेशा अपोज करता है. यह हुई एक आधी डेफिनेशन, यानी कि आधा कंसेप्ट फोर्स ऑफ फ्रिक्शन का, आधा अभी बाकी है. तो उसके लिए हम क्या करेंगे, लेट्स कंसिडर a tabletop here. एक टेबल टॉप बनाएंगे पहले. ओके. यहाँ से एक और लेग, यहाँ से इस तरह से एक लेग यहाँ से होगी. This is a tabletop. And now place a block, wooden block, rectangular block on the top of this table. एक ब्लॉक रखेंगे यहाँ पे, ये रख दिया हमने ब्लॉक. ओके. एंड नाउ अप्लाई स्मॉल फोर्स ऑन इट. एक छोटा सा फोर्स, वीक फोर्स हम अप्लाई करेंगे. ठीक है, बहुत ही वीक फोर्स. मान लीजिए ये डस्टर मेरे हाथ पे है, यहां से हम थोड़ा सा फोर्स, स्मॉल फोर्स अप्लाई करेंगे. ठीक है ना. जब हम स्मॉल फोर्स अप्लाई करेंगे, लेट्स टेक अनदर एग्जांपल. सपोज हम फोर्स करेंगे इस वॉल पर, हम अप्लाई करेंगे बहुत स्ट्रांग फोर्स. या सपोज देयर इज अ बिग पीस ऑफ रॉक ऑन द फ्लोर. ठीक है ना, बिग पीस ऑफ रॉक इज देयर ऑन फ्लोर. अब उस पर हम लात मारेंगे. ठीक है ना, यानी कि मुक्का मारेंगे, लात मारेंगे. ठीक है, धक्का देंगे. दिस बिग पीस ऑफ रॉक, ये इतना बड़ा है, हमारी लात से इसको कुछ नहीं होगा. ठीक है ना. इट विल नॉट कम टू मोशन. ये मोशन में नहीं आएगा. हमने फोर्स अप्लाई किया, एक बड़ा सा रॉक है, हमने इस पर फोर्स अप्लाई किया. द रॉक, जो रॉक है ये मोशन में नहीं आ रहा है, ये रेस्ट पे था, रेस्ट पे ही रहता है. इसका मतलब क्या हुआ है? इसका मतलब ये हुआ जो न्यूटन सेकंड लॉ ऑफ मोशन है वो फेल हो रहा है. नहीं, इसका मतलब ये नहीं है न्यूटन फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन जो है वो फेल हो रहा है. नहीं, वो फेल नहीं हो रहा है. न्यूटन फर्स्ट लॉ, न्यूटन सेकंड लॉ क्या कहता है? न्यूटन फर्स्ट लॉ कहता है व्हेनेवर वी अप्लाई फोर्स ऑन एन ऑब्जेक्ट, इफ इट इज रेस्ट, इट विल कम इनटू द मोशन. अब बॉडी तो रेस्ट पे है, ये मोशन में नहीं आ गई. यहाँ पे स्मॉल फोर्स हमने ब्लॉक किया, अप्लाई किया, ये मोशन में नहीं आ गया. सेकंड लॉ क्या कहता है? सेकंड लॉ कहता है अगर हम फोर्स अप्लाई करेंगे किसी बॉडी पर, द बॉडी विल एक्सेलरेट, उसकी वेलोसिटी इंक्रीज हो जाएगी अगर ये रेस्ट पे थी पहले. इसी तरह से यहाँ पे भी रेस्ट पे है, अगर हमने फोर्स अप्लाई किया तो ये रेस्ट, यानी एक्सेलरेट करना चाहिए. अब यहाँ पे हमने, आप कह रहे होंगे शायद स्मॉल फोर्स हमने अप्लाई किया, वीक फोर्स अप्लाई किया, तो न्यूटन्स लॉ कहता है F इज इक्वल टू ma, मास इनटू एक्सेलरेशन. तो अगर हम स्मॉल फोर्स अप्लाई करेंगे तभी बॉडी एक्सेलरेट हो जाएगी, स्ट्रॉन्ग फोर्स अप्लाई करेंगे तभी बॉडी एक्सेलरेट हो जाएगी. अब फर्क सिर्फ इतना है, वीक फोर्स, स्मॉल फोर्स अप्लाई करने से बॉडी जल्दी जल्दी एक्सेलरेट नहीं हो जाएगी, उसकी वेलोसिटी जल्दी जल्दी इंक्रीज नहीं हो जाएगी. ठीक है ना, धीरे धीरे इंक्रीज हो जाएगी. ठीक है, तो अगर स्ट्रॉन्ग फोर्स अप्लाई करेंगे द बॉडी जो है वो जल्दी क्विकली एक्सेलरेट हो जाएगी. दिस इज द डिफरेंस. But one thing is clear, whether we apply strong force or weak force on an object, in both the cases the object must come into motion. वो एक्सेलरेट होनी चाहिए. ठीक है ना. मगर अगर यहाँ पे देख रहे हैं हम फोर्स अप्लाई कर रहे हैं, बट ये एक्सेलरेट नहीं हो रही है. ये एक्सेलरेट क्यों नहीं हो रही है? सो अकॉर्डिंग टू न्यूटन्स फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन, न्यूटन सेकंड लॉ ऑफ मोशन, देयर मस्ट बी सम इनविजिबल अपोजिंग फोर्स. ठीक है ना, दैट बैलेंसेस दिस अप्लाइड फोर्स, जो इस अप्लाइड फोर्स को बैलेंस करता है. दिस इज क्लियर टू यू. एंड दैट फोर्स, अपोजिंग फोर्स, इज कॉल्ड फोर्स ऑफ फ्रिक्शन. अब यहाँ पे हमने फोर्स अप्लाई किया, बॉडी कोशिश कर रही है मूव करने के लिए. ठीक है ना, यानी कि हम फोर्स अप्लाई कर रहे हैं इसलिए ताकि बॉडी मूव करे. द बॉडी हियर ट्राइज टू मूव बट इट इज नॉट एबल टू मूव. ये मूव नहीं कर रही है. इस फोर्स की वजह से बॉडी कोशिश करे कि ये मूव हो जाए, तो बट बॉडी डजंट मूव. ऐसा क्यों है? So it is because of this force of friction. तो इसके साथ एक और चीज हम ऐड कर सकते हैं, that an opposing force that comes into play when one body moves or tries to move.
यहाँ पे ये एक और वर्ड इसमें ऐड करेंगे, ठीक है। व्हेन वन बॉडी मूव्स और ट्राइज टू मूव और ट्राइज टू मूव ओवर द surface of another body. So an opposing force that comes into play when one body moves or tries to move over the surface of another body. Is this clear to you? And this is what we call force of friction. Is this clear? तो थोड़ा सा और हमने इसमें ऐड कर दिया, एक और कंसेप्ट इसमें हमने जोड़ दिया, एक और आधा कंसेप्ट। इज दिस क्लियर टू? अब बॉडी या मोशन में हो या कोशिश कर रही हो कि वो मोशन में आ जाए, दोनों सूरतों में फोर्स ऑफ फ्रिक्शन अराइज होता है। अब अगर बॉडी रेस्ट पे है, रेस्ट पे ही रहेगी और वो कोशिश नहीं करेगी कि वो मोशन में आ जाए, ठीक है ना, तो उस वक्त कोई फोर्स ऑफ फ्रिक्शन नहीं होता है। फोर्स ऑफ फ्रिक्शन कब होता है? व्हेन बॉडी मूव्स और ट्राइज टू मूव ओवर द सरफेस ऑफ अनदर बॉडी। इज दिस क्लियर टू? दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट हियर। एंड इसका काम क्या है? टू डिस्ट्रॉय द रिलेटिव मोशन। ओके, अब देखिए, अब एक और चीजें मैं यहाँ पे बता देना चाहता हूं। अब ये फोर्स ऑफ फ्रिक्शन अराइज होता है, वन थिंग इज क्लियर, जब हमने ये जो फोर्स ऑफ फ्रिक्शन होता है इट इज कॉल्ड अपोजिंग फोर्स, तो ये अपोज करेगा टू व्हाट? टू द मोशन। अगर बॉडी यहां से जाएगी, ये वहां से एक्ट करेगा अपोजिट डायरेक्शन में। अगर वहां से बॉडी आ रही है तो यहां से अराइज हो जाएगा इन अपोजिट डायरेक्शन। वन थिंग इज क्लियर, अगर हम यहाँ से फोर्स अप्लाई कर रहे हैं तो इसके अपोजिट में फोर्स ऑफ फ्रिक्शन अराइज होगा। अब यहाँ से हो रहा है, यहाँ से हो रहा है, यहाँ से हो रहा है, कहाँ से हो रहा है? बट इन अपोजिट डायरेक्शन। वन थिंग इज क्लियर, ऊपर से नहीं होगा, नीचे से नहीं होगा, दाएं से नहीं होगा, बाएं से होगा, बट इट arises in opposite direction of force applied, opposite direction in which the body moves. Is this clear? One thing is, this thing is clear. अब ये कहाँ से opposite direction में हो रहा है? अब ये यहाँ से हो रहा है, यहाँ से हो रहा है, कहाँ से हो रहा है? ठीक है ना? ओके, इसको समझने के लिए यहाँ पे एक एक्सपेरिमेंट हम करेंगे। एक्सपेरिमेंट क्या करना है? हम इसको एक स्ट्रॉन्ग, थोड़ा सा इससे ज्यादा फोर्स अप्लाई करेंगे, एब्सॉर्प्शन फोर्स, ठीक है, इससे ज्यादा फोर्स अप्लाई करें ताकि ये मूव कर सके। एक इम्पल्सिव फोर्स हम इस पे अप्लाई करें, ठीक है ना। एक इम्पल्सिव फोर्स अप्लाई करने के बाद सपोज दिस ब्लॉक कम्स इनटू मोशन, अभी मूव कर रहा है। जब ये मूव कर रहा है, मान लीजिए ये यहाँ पे रुक गया एट पोजीशन ए, इट कम्स टू रेस्ट एट पोजीशन ए। जब यहाँ पे हमने इम्पल्स फोर्स अप्लाई किया इस पोजीशन से, तो ये पोजीशन ए पे रुक गया। इज दिस क्लियर? ये रुक क्यों गया? बिकॉज ऑफ फोर्स ऑफ फ्रिक्शन। इज दिस क्लियर? ये आपको पता ही। अब यहाँ पे इस सरफेस को हम, ये पहले रफ था, अब इसको थोड़े यानी कि इसकी स्मूथनेस हम बढ़ा देंगे, रफनेस कम करेंगे, यानी कि इस पर कुछ ऑयल हम डाल देंगे या कोई लुब्रिकेंट हम पेस्ट करेंगे इस पर, ठीक है ना। तो ऐसा करने से क्या होगा? इसकी रफनेस कम हो जाएगी। अब इसकी रफनेस कम होगी, रफनेस किसकी कम होगी? सरफेस ऑफ द टेबल टॉप जो है उसका सरफेस, और इसका जो ब्लॉक का जो बॉटम सरफेस है उसकी रफनेस भी हमने कम कर दी, उस पे भी कुछ लुब्रिकेशन हमने कर दिया, ठीक है ना। तो अब उतना ही फोर्स जितना पहले हमने अप्लाई किया, अगर उतना ही फोर्स फिर से हम अप्लाई करेंगे, अब ये रुकेगी, ठीक है ना, इट विल मूव, इट विल कम इनटू मोशन। अब ये पोजीशन ए पे नहीं रुकेगी, इट विल कम टू रेस्ट एट पोजीशन बी। अभी ज्यादा डिस्टेंस कवर करने के बाद रुकेगी। इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब ये हुआ, फर्स्ट केस में जब रफनेस ज्यादा थी, पहले केस में रफनेस ज्यादा थी तो फोर्स ऑफ फ्रिक्शन भी ज्यादा था। तो सेकंड केस में हमने फ्रिक्शन यानी कि रफनेस कम कर दी तो फोर्स ऑफ फ्रिक्शन भी कम होगी। तो फोर्स ऑफ फ्रिक्शन सेकंड केस में कम है, इसने ज्यादा डिस्टेंस कवर किया, उसके बाद ये रुक गया। Is this clear to you? The body comes to rest after covering more distance. Is this clear to you? तो इसका मतलब ये हुआ, जो फोर्स ऑफ फ्रिक्शन अराइज होता है इसका ताल्लुक है सरफेस के साथ, इसका ताल्लुक है सरफेस के साथ। अगर सरफेस के साथ ताल्लुक नहीं होता, अगर मैं सरफेस में कुछ चेंज लाता, तो ये फोर्स ऑफ फ्रिक्शन चेंज नहीं होता। मैंने यानी सरफेस में कुछ चेंजेस लाई, रफनेस हमने कम कर दी, स्मूथनेस हमने बढ़ा दी, तो इस वहां पे हमने देखा कि अब ब्लॉक ए पे नहीं बल्कि बी पे रेस्ट पे आता है, ठीक है ना। इट कवर्स मोर डिस्टेंस बिफोर कमिंग टू रेस्ट। इज दिस क्लियर टू? सो इट मींस दैट इस फोर्स ऑफ फ्रिक्शन का ताल्लुक ये इनके साथ है, सरफेस के साथ। कौन सी सरफेस? सरफेस इन कंटैक्ट, सरफेस इन कंटैक्ट। इज दिस क्लियर टू? तो ये सरफेस पे ही एक्ट कर रहे हैं,
सरफेस पे ही एक्ट कर रहे हैं। अब डायरेक्शन क्या है, फ्रॉम राइट टू लेफ्ट, अपोजिट डायरेक्शन ऑफ फोर्स अप्लाइड, अपोजिट डायरेक्शन ऑफ मोशन। तो यहां से तो वही डायरेक्शन है, तो वो अब कहां से एक्ट करेगा, बिटवीन द टू सरफेसेस इन कांटेक्ट, इस डायरेक्शन में। सो टेंजेंशियली द फोर्स ऑफ फ्रिक्शन acts tangentially. It acts tangentially between the surfaces in contact. It's clear to you? It acts like this. यहाँ से. This is the force of friction. F dash से मैं represent कर रहा हूँ. This is the force of friction. Okay? It comes into play tangentially between the surfaces of contact of two bodies. ठीक है? This is clear to you? And this is what we call force of friction. तो यहाँ पे एक और चीज हम इसमें ऐड कर सकते हैं, opposing force that comes into play. कहाँ पे एक्ट कर रहा है ये, that comes into play between. यहाँ पे ये एक और बात हम इसमें ऐड करेंगे, एक और चीज हम इसमें जोड़ देंगे, डायरेक्शन ऑफ फोर्स के बारे में. that comes into play between, कहाँ पे, between surfaces. That comes into play tangentially. यहाँ पे लिखें कैसे, tangentially. Between the surfaces of between the surface of contact of two bodies. Is this clear to you? An opposing force that comes into play tangentially between the surfaces of contact of two bodies when one body moves or tries to move over the surface of another body. Is this clear to you? An opposing force that comes into play tangentially between the surfaces of contact of two bodies when one body moves or tries to move over the surface of another body. Is this clear to you? यहाँ पे इसमें डायरेक्शन भी आ गई और ये कहाँ पे अराइज होता है, ये कहाँ पे डेवलप होता है, वो भी इसमें आ गया. बिटवीन द सरफेस, उसको हम कहते हैं इंटरफेस. इंटरफेस पे एक्ट करता है ये. इंटरफेस मीन्स वो फेस जहाँ पे, वो सरफेस जहाँ पे दोनों इमेजिनरी सरफेस जहाँ पे दोनों ऑब्जेक्ट के फेसेस मिलते हैं, दैट इज कॉल्ड इंटरफेस. जहाँ पे दो ऑब्जेक्ट के फेस टू फेस होते हैं, मिलते हैं आपस में, दैट इज कॉल्ड इंटरफेस. तो ये एक्ट करता है टेंजेंशियली बिटवीन द सरफेस ऑफ कंटैक्ट ऑफ टू बॉडीज व्हेन वन बॉडी मूव्स ओवर द और ट्राइज टू मूव ओवर द सरफेस ऑफ अनदर बॉडी. तो इसका काम क्या है? इट डिस्ट्रॉयज द relative motion between them. इनके दरमियान जो रिलेटिव मोशन है ये उसको डिस्ट्रॉय करता है, इन्हें खत्म करने की कोशिश करता है, डिस्ट्रॉय करता है, अपोज करता है, इम्पीड करता है. दिस इज क्लियर टू यू? ओके, जो हुई इसकी डेफिनेशन कंप्लीट. अब हम डिस्कस करें